सोलो लेवलिंग के एक नया वीडियो लेके मैं आ चुका हूँ। दोस्तों, मेरे दूसरे चैनल में जल्दी ही एक वीडियो आने वाला है, शायद इसी हफ्ते आ जाएगा। अगर आपने मेरे उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। उसमें वीडियो आने वाला है जो कि फेस कैम होने वाला है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था मोनाक ऑफ फ्रोस्ट वो आके मिस्टर गो के हालत बहुत ज्यादा खराब कर देता है, पर एंड मोमेंट पे वहाँ पे जिनबू आ जाता है। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम जीन को देखते हैं। वो मोनाक ऑफ फ्रोस्ट को पकड़ा हुआ है और कहता है, क्या हो तुम, क्या कोई आइस? मोनाक ऑफ शैडोज कहता है, मैं तुम्हारे अंदर बहुत सारे शैडोज को महसूस कर पा रहा हूँ। मोनाक ऑफ शैडोज, आखिर तुम्हारे पास अभी इतना बड़ा आर्मी है, फिर भी तुमने हमारे साथ कांटेक्ट क्यों नहीं की? दूसरी तरफ उसकी तरफ देखते हुए जीन बस उसी एल्फ के बारे में सोचने लगता है जिसका शैडो एक्सट्रैक्ट वो नहीं कर पाया था। मोनाक ऑफ फ्रोस्ट कहता है, क्या तुम ही हो वो क्रूशियल वेरिएबल? क्या वो तुम्हारे बारे में बात कर रहा था? ये क्लिक होने के बाद ही हम तभी देखते हैं वो अपने ब्रेथ से जीन के हाथ को जमाने लगता है। जीन के हाथ बर्फ से जमने लगता है। जीन ये देख के बहुत ज्यादा चौंक जाता है और कुछ ही देर बाद वहाँ पे बहुत सारे बर्फ आ जाते हैं। जीन की हाथ को देखते हैं, वो एक बर्फ के बीच अटका हुआ है। जीन खींचता है, खुद को निकालने की कोशिश करता है और तभी सोचने लगता है क्या वो एक मेज टाइप हंटर है। तभी देखते हैं वो अपने हाथ में डैगर को अपीयर कराता है और उस बर्फ को एक ही बार में पूरी तरह से चकनाचूर कर देता है और तभी नीचे की तरफ देखने लगता है। नीचे से मोनाक ऑफ फ्रॉस्ट कहता है, आज के लिए बहुत हो चुका है, मैं तुमसे यहाँ पे लड़ने नहीं आया हूँ। जिन कहता है, क्या? मोनाक ऑफ फ्रॉस्ट पीछे दिखाते हुए कहता है, क्या तुम उस ह्यूमन को बचाने नहीं आए हो? जिन सोचता है, क्या ह्यूमन? जो शैडो मैंने चेयरमैन पर अपीयर कराया था, मुझे ये मत बताना। और तभी उसे क्लिक होता है और वो देखता है चेयरमैन गोगुनी को। उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। यही चांस लेके मोनाक ऑफ फ्रॉस्ट तभी एक हथियार रिपेयर कराता है, उसकी तरफ फेंकते हुए कहता है, अब चॉइस तुम्हारा है, या तो तुम मुझसे लड़ो या फिर तुम अपने प्यारे ह्यूमन को बचाओ। और तभी अपने हथियार को मिस्टर गोगुनी की तरफ फेंकता है। जिन कोशिश करता है अपने कमांडर्स अथॉरिटी से उसे रोकने के लिए, पर उस पर कोई असर नहीं होता है। अब कोई रास्ता ना देख के जीन वहाँ से अपनी जगह से जंप करता है और फिर अपने हाथ में जो डैगर था उसको भी उस हथियार को रोकने के लिए फेंकता है। उसको फेंक के उस बिल्डिंग में एक होल क्रिएट करता है जहाँ से वो जा सकता है। और तभी देखते हैं वो हथियार आके गोगुनी को लग नहीं पाला था कि उसके सामने जीन आता है और अपने हाथों से अपने डैगर की मदद से उसको दूसरी तरफ रिफ्लेक्ट कर देता है। ये सब करने के बाद तभी वो नीचे देखता है और हम नीचे की तरफ देखते हैं वो मोनाक ऑफ फ्रोस्ट अपना एक गेट बना चुका था, पोर्टल बना चुका था और उससे वो अंदर जाने लगता है। जीन को ये देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एक ही साथ अपने सारे के सारे डैगर्स बाहर निकलने लगता है और मोनाक ऑफ फ्रोस्ट पर डैगर रश का यूज़ करता है, जो कि जाके मोनाक ऑफ फ्रोस्ट को लगता भी है। वो थोड़ा सा दर्द से चीखता है और उसके बाद सोचने लगता है, कैसे सिर्फ एक वेसल मुझे इतना ज़्यादा दर्द दे सकता है, मेरे बॉडी को खरोच पहुंचा सकता है। और तभी देखता है वो जाने लगता है और जाते जाते कहता है, वेरी वेल, आई द मोनाक ऑफ फ्रॉस्ट रिटर्न करूंगा तब जब तुम्हारी शैडोज और ज़्यादा बढ़ जाएंगे और बाहर आएंगे। तब तक तुम उस आदमी की मरे हुए बॉडी को लो और अपने आर्मी में भर्ती कर लो। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। ये सुन के जीन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है, बास्टर्ड। और तभी पीछे मिस्टर गोगुनी की तरफ देखने लगता है। उनका बहुत ज़्यादा खून निकल चुका था। वो हीलिंग पोशन का यूज़ करना चाहता है पर जानता है उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। और तभी चिल्ला के कहता है, बेरू। उसके चिल्लाते ही हम बेरू को वहाँ पे इंस्टेंटली आते हुए देखते हैं। बेरू आके कहता है, आपने मुझे बुलाया माय किंग? जिन कहता है, किसी भी तरीके से चाहे कुछ भी करना पड़े, बचाओ उन्हें। बेरू कोशिश करता है उसको अपने हीलिंग मैजिक से बचाने की, पर कुछ देर उसका यूज़ करने के बाद कहता है, माय किंग, मेरा हीलिंग मैजिक इन पर काम नहीं कर रहा है। गोगुनी की हालत धीरे धीरे खराब होता ही जा रहा है। तभी जीन अपना हॉली वाटर ऑफ लाइफ निकलता है और सोचने लगता है शायद ये कुछ काम करे। वो उसे पिलाने वाला ही था, पर तभी मिस्टर गो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, नहीं। वो कहता है, चेयरमैन। मिस्टर गो कंटिन्यू करते हुए कहता है, तुम यहाँ पे मेरे लिए आए, यही मेरे लिए सब कुछ है। जिन कहता है, प्लीज़ कुछ देर रुकिए, हम आपको हॉस्पिटल में भेजते हैं। पर वो कहता है, इसका कोई यूज़ नहीं होगा। कोई भी ह्यूमन नहीं है इस दुनिया में जिस तरह की पावर्स ने मुझ पर अटैक किया था उसकी क्योर कर सके। ऐसे बातें करते करते उनके मुंह से खून निकलने लगता है। फिर कंटिन्यू करते हुए कहता है, आई एम ग्रेटफुल तुम्हारे एग्जिस्टेंस के लिए। सच में अब मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल रहा है। किसने सोचा था कोई ऐसा होगा जिसके पास इतने ज़्यादा पावर्स होंगे। थैंक यू गॉड। तभी जिन की तरफ देखते हुए कहता है, किसी दिन तुम्हें एक डिसीजन लेना पड़ेगा, पर
जब तक वो दिन आता है प्लीज़ प्लीज़ तब तक ह्यूमैनिटी की साइड लेते रहना। ये कहते हुए वो रोने लगता है और फिर कहता है मैं हमेशा से चाहता था तुम्हारे जैसे यंग किसी हंटर्स के साथ लड़ूं, पर इस बॉडी के साथ तो कभी नहीं होने वाला था। पर अब मेरे पास कोई भी रिग्रेट्स नहीं है, क्योंकि मुझे पता है अब मैं सब कुछ तुम्हारे ऊपर छोड़ के जा सकता हूँ। पता है, मुझे बहुत दिनों से पता था मेरा हार्ट बीट रुकने वाला है। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, पर उसके बाद भी मेरे हार्ट बीट करता रहा, नो मैटर मेरे पल्सेस कितना ज़्यादा वीक हो चुका था। और पता है ये क्यों हुआ? ये इसीलिए हुआ कि मुझे तुमसे मिलना था। हाँ, तुमने सही सुना, मुझे तुमसे मिलना था। ये कहते कहते उनकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगता है और वो अपने आखिरी शब्द कहते हैं थैंक यू। और इसी के साथ जिन का हाथ छोड़ देते हैं और मर जाते हैं। उनके मरते ही आसपास का सब कुछ जैसे जिन के लिए थम जाता है। वो बैरियर वो भी टूट जाता है, बारिश गिरने लगती है और अगले दिन उनकी मरने की ये न्यूज़ सारे के सारे न्यूज़पेपर हर जगह में फैल जाता है। यहाँ तक कि सिर्फ यही नहीं, ब्राज़ील का ग्रेट हंटर जोनास, उन्हें भी एक नदी के किनारे पाया गया है मरा हुआ। न्यूज़ में यही सारे बातें चलने लगता है। यहाँ तक कि जोनास, मिस्टर गो और उसके साथ संग जिन्बू की कोरिया आने के बाद ये सब लिख रहे हैं। सभी के मुंह में बस एक ही बात है, क्रिस्टोफर रीड द ग्रेट हंटर जोनास। और अभी मिस्टर गो गुनी, चेयरमैन ऑफ कोरियन हंटर एसोसिएशन। इन सारे ग्रेट लोगों की मौत की वजह से पूरी दुनिया अब एक पैनिक स्टेट में जा चुका है। सारे के सारे खबरों में बस यही बोला जा रहा है, सबके मन में बस एक ही बात है, हंटर्स जो कि आज तक सिविलियंस को प्रोटेक्ट करते थे, पर अब उन्हें कौन प्रोटेक्ट करेगा? दुनिया के इतने सारे ग्रेटेस्ट हंटर्स की मौत की वजह से पूरी दुनिया में एक नया डर फैल चुका है। कुछ देर बाद हम मिस्टर गो की फ्यूनरल को देखते हैं। जिन उन्हें देख रहा था, तभी अपने साइड में देखते हुए कहता है, क्या तुम ठीक हो मिस्टर बू? मिस्टर बू की हालत हम देखते हैं बहुत ज़्यादा ख़राब है। आज तक कभी भी हमने उन्हें ऐसी अजीब सी हालत में नहीं देखा है। उन्हें अच्छे से एकदम टिप टप रहते हुए देखा है। वो कहता है, माई एपोलॉजीज मिस्टर संग, कुछ दिनों से मुझे ज़्यादा सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है, पर मुझे आप ये बताइए, जो बीस्ट मिस्टर चेयरमैन को मारा था, क्या आपके पावर्स के साथ भी उसे हराया नहीं जा सकता? पर जिन कहता है, मैं जब तक यहाँ पे पहुँचा तब तक। वो मिस्टर बू रोने लगता है और कहता है, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। बस एक दिन पहले उन्होंने मुझे बताया था कि वो सब कुछ सुनना चाहते हैं, जो भी हमने वहाँ पे किया, हमारे ट्रिप पे किया, यहाँ तक कि मुझे जल्दी आने के लिए बोल रहे थे। पर मिस्टर संग जिनबू, थैंक यू आपको उनकी लास्ट मोमेंट्स पे उनके साथ रहने के लिए। पर जिन तभी कहता है, नहीं, अपनी ज़िंदगी की कसम खाता हूँ चेयरमैन के लिए, मैं उस बीस्ट को मार के रहूँगा, तो तब तक मुझे थैंक यू मत कहना, जब तक मैं उसे मार ना लूँ। यहाँ पे हम जिन को भी रोते हुए देखते हैं। उसको हम अपने लाइफ में सिर्फ 2 ही बार रोते हुए देखते हैं, एक बार तो उसकी माँ की वजह से और एक बार मिस्टर गो की वजह से। सीन शिफ्ट होता है। हम कुछ दिन बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में संग जिनबू को देखते हैं। वो सबको बताता है कि कुछ बीस्ट की ग्रुप मिलके, जिनके पास बहुत ज़्यादा हाई लेवल इंटेलिजेंस है, वो दुनिया के टॉप टायर हंटर्स को टारगेट कर रहे हैं। यहाँ तक कि वो अब तक के दुनिया में कोई भी हंटर हो, चाहे वो नेशनल या फिर कोई भी हंटर, उन सबसे ज़्यादा ताकतवर है। ये सुन के एक रिपोर्टर कहता है, आपने कहा ग्रुप ऑफ बीस्ट, क्या इसका मतलब वो लोग जो मार रहे हैं वो अकेले काम नहीं कर रहे हैं? पर जिन उसकी जवाब को इग्नोर करते हुए कहता है, ये जो बीस्ट है ये अपने टारगेट को अटैक करने से पहले आइसोलेट कर देते हैं, और इसीलिए अगर किसी को लगता है कि वो पोटेंशियल टारगेट है तो प्लीज़ अपने कॉलिग्स के साथ या फिर किसी के साथ भी रहिए, पर अकेला मत रहिए। वो मोनाक ऑफ फ्रोस्ट की बात याद करने लगता है और सोचने लगता है, उसने अपने आप को मोनाक ऑफ फ्रोस्ट कहा, ठीक जैसे कि लेगिया द मोनाक ऑफ जाइंट्स था, द मोनाक ऑफ बिगिनिंग था, और जैसे कि मैं मोनाक ऑफ शैडोज हूँ। वो भी अपने साथ एक मोनाक टाइटल को कैरी करता है। इसका मतलब दुनिया में कोई भी ऐसा हंटर है ही नहीं जो कि उन लोगों के अगेंस्ट जा सके। ये सोचने के बाद कंटिन्यू करते हुए कहता है, पर जिनके पास ऐसा कोई कलीग्स नहीं है जो कि उन्हें बचा सके, प्लीज़ कोरियन हंटर्स एसोसिएशन के थ्रू मुझे कॉन्टेक्ट करिए। और इसी के साथ हमें यहाँ पे बताया जाता है, द बैटल ऑफ द मोनाक्स यहाँ से शुरू होता है। सीन शिफ्ट होता है। हम एक अजीब सी जगह, अजीब सी गुफा में देखते हैं। यहाँ पे हमें सभी की सभी मोनाक्स को दिखाया जाता है जो कि अब इकट्ठा हुए हैं। पर दोस्तों यहाँ पे मैं एक बात बता दूं, मैं किसी भी मोनाक का जिनको हम पहले से नहीं जानते उनका नाम नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये स्पॉइलर हो जाएगा। धीरे धीरे जैसे मानवा में उनका नाम रिवील होगा वैसे ही मैं भी रिवील कर दूंगा। सारे मोनाक्स एक दूसरे के सामने हैं। तभी मोनाक ऑफ फ्रॉस्ट कहता है, द मोनाक ऑफ शैडोज वो अभी पृथ्वी पर है
पर यह सुन के दूसरा मोनाक कहता है, मैंने सोचा कि तुमने कहा था यहाँ पे ऐसा कोई वेसल्स नहीं हो पाएंगे जो कि द मोनाक ऑफ शैडोज की पावर्स को कंटेन कर पाए। क्या यही सेम ड्रैगन किंग के लिए नहीं है? इसीलिए तो वो भी पृथ्वी पर नहीं है। ये सुनने के बाद वो कहता है, मैंने क्लियरली उसे अपनी आंखों से देखा है। वो सच में फ्रेगमेंट्स ऑफ ब्रिलियंट लाइट से भी ज़्यादा खतरनाक है और हमारे लिए अभी सबसे बड़ा थ्रेट वही है। मैं उससे छुटकारा पाने की कोशिश करूँगा। क्या तुम लोग मेरी मदद करोगे? ये सुन के दूसरा मोनाक कहता है, क्या क्या कह रहे हो तुम? उससे फाइट करना मतलब मौत को चूज करना? जो भी 9 मोनाक्स हैं तुम्हें पता तो है उनमें से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वही है। तुम मोनाक ऑफ डिस्ट्रक्शन के लिए वेट क्यों नहीं करते? वो रिटर्न आ जाए उसके बाद हम कुछ करते हैं। पर यह सुन के मोनाक ऑफ फ्रॉस्ट कहता है, हाँ मानते हैं हम लोग सभी कमज़ोर हैं, पर फिर भी हम लोग मोनाक्स तो हैं, है ना? तो फिर तुम्हें क्या लगता है कब तक और इंतज़ार करना चाहिए कि ड्रैगन किंग जाग जाए? और अभी तक वो ह्यूमन फॉर्म में ही है। अभी हमारे पास सबसे ज़्यादा चांस है उससे छुटकारा पाने की। मेरे साथ लड़ो और मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ उसे नथिंगनेस में वापस भेजने की। ये सुन के वही मोनाक कहता है, नहीं मैं लड़ना नहीं चाहता, मैं जा रहा हूँ। दूसरा मोनाक भी सेम ही कहता है। और एक मोनाक कहता है, तुम सबको तो पता ही है मोनाक ऑफ वाइट फ्लेम के साथ क्या हुआ, उसके हारने के बाद क्या हुआ। मैं नहीं चाहता कि मैं भी शैडो मोनाक्स की अथॉरिटी में पकड़ा जाऊं और इटर्नल स्लम्बर में चले जाऊं। ऐसे ही करते करते हर एक मोनाक जो वहाँ पे थे वो सभी धीरे धीरे जाने लगता है। वो सभी जिनबू यानी मोनाक ऑफ शैडोज से लड़ने के लिए मना कर देता है। राकन को देखते हैं, वो कहता है, क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि वो एक ह्यूमन है? मोनाक ऑफ फ्रॉस्ट कहता है, उसने अपने डैगर पर पॉइजन का यूज़ किया था। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जो कि मोनाक ऑफ शैडोज कभी भी करेगा। ये सुन के एक लेडी मोनाक कहती है, क्या पॉइजन? वो हंसने लगती है और कहती है, तुमने सही कहा, मोनाक ऑफ शैडोज वो अगर उस ह्यूमन बॉडी को कंट्रोल करता तो वो ऐसा कभी नहीं करता। ये सुन के मोनाक ऑफ फ्रॉस्ट कहता है, क्या इसका मतलब तुम मुझे सपोर्ट करते हो? वो कहती है, ज़रूर मैं तुम्हारी मदद करूँगी। चलो अब मोनाक ऑफ शैडोज को मारते हैं। सीन शिफ्ट होता है, सियोल कोरिया में देखते हैं। सभी के मन में अब एक ही सवाल है, चारों तरफ ताकतवर हंटर्स मरते जा रहे हैं, तो अब हमें कौन बचाएगा? अगर अब कोई भी एस रैंक गेट अपीयर हुआ तो हमें बचाने के लिए कौन आगे आएगा? सियोल में ही बिल्डिंग के ऊपर से जिन नीचे की तरफ देख रहा था और सोचने लगता है, मैं उसकी माना को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था। जैसे कि मुझे शक हुआ था ये काम नहीं करने वाला। उसके पास कोई शैडो भी नहीं था, एस्ट्रल बॉडीज, ये मुझे कहा गया था। किंग ऑफ जाइंट्स ने कहा था मोनाक और रूलर्स दोनों का कोई शैडो नहीं बना सकता क्योंकि इनके पास एस्ट्रल बॉडीज होते हैं। अगर इसी वजह से मोनाक्स के पास शैडोज नहीं होते तो फिर मैं उसे ट्रैक नहीं कर पाऊंगा। पर तभी सीरियस होते हुए कहता है, वेल अभी ये मैटर नहीं करता। जब तक मैं हंटर हूँ तब तक मैं अपने शिकार को अपने हाथों से जाने नहीं दूंगा। सीन शिफ्ट होता है, हंटर एसोसिएशन के बोर्ड मीटिंग में देखते हैं। वहाँ पे सभी बातें कर रहे हैं मिस्टर गो की जाने के बारे में, पर अब उन्हें एक सक्सेसर को चुनना है। पहले तो वो लोग सोचते हैं मिस्टर गो की तरह कोई एस रैंक हंटर को चुने, पर इसमें बहुत ज़्यादा खतरा भी हो सकता है। अगर ये पावर किसी गलत हाथ में पड़ गया तो शायद इस पावर का गलत इस्तेमाल हो सकता है। और तभी सभी मिलकर कहते हैं, और इसीलिए हम सब ने मिलकर डिसाइड किया है मिस्टर बू जिनचुल उसे चुना जाता है नए चेयरमैन के रूप में। ये सुनकर मिस्टर बू बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं, व्हाट? पर मैं ही क्यों? वो सब मिलकर उसे बताते हैं, लेट चेयरमैन मिस्टर गो, उनके राइट हैंड तुम थे और तुम्हारे पास सारे के सारे प्रैक्टिकल स्किल्स भी है। तुम्हें पता है कैसे क्या किया जाता है। ऐसा नहीं कि चेयरमैन को कोई एस रैंक का ही होना होगा, हमें ऐसा कोई चाहिए जिसका कि हंटर्स के ऊपर पूरा इन्फ्लुएंस हो। और तुम्हारा तो बिल्कुल है, तुम्हारी सिर्फ एक बातों से सभी के सभी हंटर्स इकट्ठा हो जाते हैं। तो इसीलिए तुम्हें ही चुनते हैं हम हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन के रूप में। बू जिनचुल कहता है, मुझे पता है मैं ठीक हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि मैं इस पोजीशन के लिए बेस्ट हूँ। और वैसे भी मैं कुछ ज़्यादा ही यंग नहीं हूँ। पर वो सब कहते हैं, हाँ हमें पता है, पर तुम ही हो जो कि इस सीट के लिए कैपेबल है, क्योंकि सिर्फ तुम्हारे एक बोलने से, यहाँ पे देखो तुमसे भी सीनियर और तुमसे भी बहुत बड़े बड़े लोग हैं, पर उनके कहने से कोई भी हंटर्स या फिर कोई भी मेजर गिल्ड्स यहाँ पे इकट्ठा नहीं होगा जो कि तुम्हारे कहने से होगा। हर एक हंटर और हर एक मेजर गिल्ड से तुम्हारा रिश्ता भी अच्छा है, और उसके भी अलावा संग जिनबू उसके साथ तुम्हारा रिलेशन वो भी बहुत अच्छा है। देखो हम तुम्हें फोर्स नहीं कर रहे हैं, पर तुम्हारे अलावा ऐसा कोई नहीं है जो कि चेयरमैन बन सकता है। मिस्टर बू चुप रहता है और कुछ नहीं कहता। सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ हम लिफ्ट में आंद्रे थॉमस और लॉरा को देखते हैं। वो नीचे जाते हुए कहता है, बहुत दिन हो चुके हैं मैं बेसमेंट में नहीं आया हूँ।
और जब वो बेसमेंट में आता है उसे देख के सभी के सभी पूरी तरह से चौंकते हैं, एक्साइट हो जाते हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं वो किसी जगह के अंदर जाने लगते हैं। तभी लॉरा कहती है, सर सच में उसे गिफ्ट के तौर पे देना चाहते हैं? वो कहता है, क्या तुम्हें सच में ये कुछ ज़्यादा ही एक्सपेंसिव लगता है? तुम्हें क्या लगता है मेरा और मेरी गिल्ड मेंबर्स के सामने इसकी कितना कीमत हो सकता है? वो कहती है, कोई भी कीमत नहीं है। ये सुन के थॉमस कहता है, तो फिर क्या तुम्हें ये लगता है कि वो इसे यूज़ करने के लिए क्वालिफाइड नहीं है? ये सुनकर लॉरा चुप रहती है। और तभी देखते हैं वो लोग एक जगह में आते हैं। थॉमस हंसते हुए कहता है, ये कभी भी मुझे इम्प्रेस करने से नहीं रोकता। लॉरा को देखते हैं वो कुछ ज़्यादा ही सैड है और कहने लगती है, सर ये पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ही बने हुए हैं और ऐसा नहीं, इसे और बनाया जा सकता है। क्या आप श्योर है कि आप इसे देना चाहते हैं? वो कहता है, इसीलिए मैं उसे देना चाहता हूँ। पूरी दुनिया का सबसे बेहतरीन वेपन यहाँ पे पड़ा हुआ है। और तभी हमें 2 डैगर्स को दिखाया जाता है जो कि बहुत बहुत ज़्यादा खतरनाक है। उनके अंदर से बहुत खतरनाक ऑरा निकलने लगता है। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं मिस्टर बू जिनचुला कोरियन हंटर एसोसिएशन का चेयरमैन बन चुका है। ये न्यूज़ अब हेडलाइन में बताया जा रहा है। जिन्हा भी ये न्यूज़ देखती है और सोचने लगती है, मुझे कभी ये नहीं लगा था कि वो हंटर एसोसिएशन का चेयरमैन बन जाएगा। और बाहर देखते हुए कहती है, वैसे भी पूरी दुनिया में केओस फैल चुकी है। और तभी उसकी माँ को काम करते हुए देखती है और उसकी माँ के पास जाके कहती है, मॉम। वो कहती है, जिन्हा अगर तुम्हारे पास टाइम है तो प्लीज़ जो वेस्ट फूड है उनको बाहर ले जाओगे? जिन्हा कहती है, नहीं मॉम, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी हूँ। पर तभी वो थोड़ा सा सोचती है और सीरियस होकर कहती है, मॉम प्लीज़ चलिए यहाँ से मूव करते हैं। ये सुन के उसकी मॉम थोड़ा सा सोचती है और कहती है, तुम्हें यहाँ से जाना है? पर यह घर तो मुझे पसंद है। वो कहती है, क्यों मॉम, इस घर के बारे में इतना ज़्यादा क्या ग्रेट है? वो हंसते हुए कहती है, ये ओल्ड हो चुका है पर मुझे यहाँ पे पसंद है। ये सुन के जिन्हा थोड़ा सा सैड होके जाने लगती है। पर तभी उसकी मॉम पीछे से कहती है, फिर तो तुम एटलीस्ट लॉन्ड्री करके सारे कपड़ों को फोल्ड कर सकती हो ना मेरी प्यारी बेटी? ये सुन के जिन्हा कहती है, हाँ हाँ मॉम, मैं तो आपकी प्यारी बेटी तभी हूँ जब आपको कोई काम करवाना होता है। सीन शिफ्ट होता है। आजिन गिल्ड के बाहर हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ जमा हुआ है। सभी ये कहने लगते हैं जो रूमर्स आ रहे हैं वो सही है, थॉमस आंद्रे आजिन गिल्ड में आए हैं। कुछ ही देर बाद हम थॉमस आंद्रे को देखते हैं। वो जिन्हों के सामने बैठा हुआ है, आजिन गिल्ड में बैठा हुआ है। जिन्हों की हालत उसे देख के बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो बस यही सोच रहा है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, थॉमस कोरिया आया है, वो भी हमसे मिलने हमारे ऑफिस में। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके साथ लेनर्ड न्यूमन वो भी आया है जो कि जर्मनी का स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर है। वो जिन को बार बार कॉल करने लगता है पर जिन उसकी कॉल पिक ही नहीं कर रहा है। लेनर्ड को देखते हैं, वो सोचने लगता है, ये थॉमस द गोलायथ ये भी यहाँ पे आया है जिन्बू से मिलने। क्या मुझे उससे मिलने का मौका मिलेगा भी आज? लॉरा कहती है, क्या मिस्टर सॉन्ग कोई रेड के बीच में है? मैंने तो सुना है कि वो जल्दी ऑफिस नहीं आते, जिनकी हालत बहुत खराब है। और वो कहता है, हाँ प्रोबेबली हाँ। कुछ ही देर बाद वहाँ पे जीन आता है। उसे देख के जिन्हों रोने लगता है और कहता है, सर आप आ चुके हैं। और बाकी सब भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। जिन थॉमस को सामने देख के सोचने लगता है, हाँ मुझे लगा ही था, बाहर इतने सारे रिपोर्टर्स और इतना जो पावरफुल माना मुझे मिल रहा है, ऑरा मिल रहा है, ये थॉमस का ही हो सकता है। तभी जिन कहता है, सर आप मेरी कॉल्स क्यों नहीं पिक कर रहे थे? मेरी हालत बहुत ख़राब हो गया था। जिन कहता है, बस मैं कुछ बिजी था। तभी उसके कपड़ों की तरफ देख के जिन्हों कहता है, सर आपके कपड़े? वो कहता है, हाँ कुछ रेड कर रहा था, गेट्स पहले से और ज़्यादा आ रहे हैं, ओपन हो रहे हैं। इसका मतलब ये तो नहीं मैं बस बैठ के ये देखता रहूँ। और बेरू और इग्रिस वो भी गेट्स को क्लियर कर रहे हैं। तभी थॉमस जिनको कहता है, मिस्टर संग बहुत दिन हो चुके हैं। पर उन दोनों को आमने सामने देख के जिन्हों सोचता है, क्या ये लोग फिर से यहाँ पे लड़ने नहीं वाले हैं ना? जिन पूछता है, तुम कोरिया में क्यों आए हो? वो कहता है, मैंने तुम्हें कहा था ना जब मेरा हाथ ठीक हो जाएगा हम खाना खाएंगे साथ में, याद है ना तुम्हें? ऑल्सो मैं तुम्हारे लिए एक बहुत बहुत अच्छा गिफ्ट लाया हूँ। ये सुन के जिन कहता है, क्या गिफ्ट? लियोनार्ड आता है और कहता है, हेलो मिस्टर संग, आई एम लियोनार्ड नेमाय। पर वो बात कर ही रहा था उससे पहले ही थॉमस उसके सामने आता है और कहता है, मिस्टर सॉन्ग क्यों नाम चले? लियोनार्ड भी पीछे पीछे आने लगता है पर थॉमस उसे रोकते हुए कहता है, तुम्हें आने के लिए कौन कहा है? लियोनार्ड कहता है, मैं भी तो 2 घंटे से वेट कर रहा हूँ ना मिस्टर सॉन्ग से मिलने के लिए। पर यह सुन के गुस्से में थॉमस कहता है, नहीं, हम एक सीक्रेट बात पे डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ पे तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। लियोनार्ड की हालत खराब होता है और वो सोचने लगता है, डैम इट, क्या ये सब ऐसे ही होने वाला था? और वैसे भी मुझे कभी इस तरह से ट्रीट नहीं किया गया है। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम रेस्टोरेंट में थॉमस और जिन को खाते हुए देखते हैं। वो कहता है,
तुम्हें आइडिया भी नहीं है कितने दिनों से मैं इस मोमेंट का इंतजार कर रहा था। और तभी चुटकी बजाता है। उसकी चुटकी बजाते ही एक आदमी अपने सामने एक बॉक्स को लाता है और खोलता है। जिन कहता है ये क्या है। थॉमस कहने लगता है क्या तुम इसकी पावर्स को फील कर सकते हो, ये है मेरा तरीका। जिन बस सामने देखते हुए चौंका हुआ है। तभी डैगर को जब उसके सामने लाया जाता है वो बस कहता है कामिश। थॉमस कहता है इम्प्रेसिव, तुमने तो इसे एक बार देखते ही पहचान लिया ये क्या है। जिन कहता है पर मुझे लगा था कामिश का सिर्फ कॉर्प्स है जो कि ब्यूरो के पास है। पर वो कहता है यूएस गवर्नमेंट ने हमसे उसकी बॉडी मांगी थी, हमने उसे दे भी दिया था क्योंकि अच्छे पैसे मिल रहे थे। पर जब कामिश ने अपने लार्जेस्ट फैन से मुझे काटा था उसको मैंने बाहर निकाल लिया था, तो बाकियों ने मुझे ये दे दिया था। क्योंकि ये फैंग्स उतने भी ज्यादा बड़े नहीं थे, इसीलिए मुझे इनसे 2 छोटे छोटे डैगर्स बनाने पड़े। अब ये तुम्हारे होते हैं। जिन डैगर को हाथ में लेता है, डिटेल्स को देखने लगता है। वहाँ पे उसकी लेवल ऑफ डिफिकल्टी कुछ भी नहीं था, मतलब अननोन था। और इसका जो अटैक प्लस है वो 1500 प्लस है। और वहाँ पे लिखा हुआ था ये है मोस्ट पावरफुल डैगर। यहाँ तक कि यूजर्स की कैपेबिलिटीज के ऊपर इसकी पावर बढ़ता या फिर कम होता है। जिन ये देख के सोचता है क्या 1500 एडिशनल अटैक डैमेज, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ तक कि अब तक मुझे लगता था डिमन किंग का जो डैगर है वो ही सबसे अच्छा है, पर इसके कंपैरिजन में तो वो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। तभी अपने हाथों में लेके उस डैगर को वो बहुत ही स्पीड से घुमाने लगता है। थॉमस कहता है अरे अरे रुको, धीरे धीरे धीरे, तुम तो मुझे यहीं पे स्लाइस कर दोगे, मार दोगे। हाँ माना कि मैं एक नेशनल लेवल हंटर हूँ, मेरा डिफेंस बढ़िया है, पर मैं अगर रीइंफोर्समेंट भी कर लूँ तब भी ये मुझे एक ही बार में मार सकता है। जीन देखते हैं, वो उस डैगर को देखने लगता है और सोचता है डेफिनेटली ये कोई ऑर्डिनरी डैगर नहीं है। यहाँ तक कि ये मेरी माना के साथ साथ रिएक्ट कर रहा है। दूसरी तरफ देखते हैं उसको ऐसे डैगर चलाते हुए देख के लॉरा और बाकी सब पूरी तरह से डर जाते हैं, उसकी ऑरा से, उसकी पावर से डर जाते हैं। तभी थॉमस हंसते हुए लॉरा को कहता है लॉरा क्या तुम्हें अब भी लगता है मैंने कोई गलती की है। लॉरा सर हिलाती है और कहती है बिल्कुल नहीं सर। जिन कहता है क्या ये मेरे लिए फ्री में है। यह सुन के थॉमस कहता है तुम्हें ये फ्री में लगता है, मैंने पहले भी कहा था तुमने मुझे और मेरी गिल्ड को बग्स दिया है, उनकी जान बचाई है, उसके मुकाबले ये कुछ भी नहीं। जिन कहता है तो फिर मैं तुम्हारी गिफ्ट को ग्लैडली एक्सेप्ट करता हूँ। पर तभी उन्हें कुछ महसूस होता है, ऐसा कि वो दोनों ये महसूस करते ही पूरी तरह से चौंक जाते हैं। थॉमस कहता है मिस्टर सॉन्ग क्या अभी। जिन उसकी बात सुन के नोट करता है। सीन शिफ्ट होता है, तभी बाहर दिखाया जाता है सभी के सभी आसमान में ऊपर की तरफ देखने लगते हैं और डर जाते हैं। जीन भी आसमान में देखते हुए सोचने लगता है डॉक्टर बेल्जर क्या वो इसी के बारे में बात कर रहे थे। थॉमस भी सोचने लगता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा मैसिव है। यहाँ तक कि खामिश का जो डेंजन गेट था वो भी इसके मुकाबले बहुत बहुत ज़्यादा छोटा है। क्या इसका मतलब अब हमें इस तरह की ताकत से लड़ना है जो कि हमारे मुकाबले बहुत बहुत ज़्यादा ताकतवर है। और तभी सियोल के ऊपर दिखाया जाता है वो गेट इतना बड़ा है कि करीब करीब पूरे सियोल को ढक लिया है। सो इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगला एपिसोड जल्दी ही आने वाला है। थैंक यू सो मच देखने के लिए।